नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राजनीतिक इतिहास की। और ख़ास तौर पर हम राज्य के मुख्यमंत्रियों की जो सूची है 1949 से लेकर आज तक उसे थोड़ा खंगालेंगे। हमारे पास ये पूरी लिस्ट है, इसमें नाम हैं, उनके कार्यकाल की तारीखें हैं। मकसद सिर्फ लिस्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इस लिस्ट से क्या रुझान निकलते हैं। मतलब कब स्थिरता रही, कब उथल-पुथल हुई और राजस्थान के नेतृत्व में कैसे बदलाव आए। ये लिस्ट अपने आप में कहानी है ना। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये सूची क्या कहती है। सूची की शुरुआत देखें, मतलब 1949 से 1954 के बीच के पहले 5 साल बड़े दिलचस्प हैं। श्री हीरालाल शास्त्री अप्रैल 49 में पहले सीएम बने, पर जनवरी 51 तक ही रहे। फिर आए श्री CS वेंकटाचारी, वो तो सिर्फ जनवरी से अप्रैल 51, मतलब 3 महीना। हाँ, बहुत ही कम समय। उनके बाद श्री जयनारायण व्यास अप्रैल 51 से मार्च 52 तक। फिर श्री टीकाराम पालीवाल मार्च 52 से अक्टूबर 52। और फिर से श्री जयनारायण व्यास नवंबर 52 से नवंबर 54 तक। 5 साल में 5 बार मुख्यमंत्री बदले और एक ही आदमी 2 बार। ये तो काफी ज्यादा अस्थिरता लगती है। हाँ, ये शुरुआती दौर जो है वो यकीनन राजनीतिक अस्थिरता का ही संकेत देता है। देखिए, राज्य नया नया बना था, रियासतों का एकीकरण हुआ था, तो ऐसी अस्थिरता के कई कारण हो सकते हैं। एक तो जाहिर है, नए राज्य में सत्ता के समीकरण बनने में, जमने में वक्त लगता है। दूसरा, उस समय की जो मुख्य पार्टी थी कांग्रेस, शायद उसके अंदर भी नेतृत्व को लेकर कोई खींचतान रही हो या समायोजन की प्रक्रिया चल रही हो। और ये जो श्री जयनारायण व्यास का इतनी छोटी सी अवधि में 2 बार मुख्यमंत्री बनना है, ये खुद ही बताता है कि नेतृत्व पर कोई स्पष्टता या स्थिरता बनने में समय लगा। तो क्या ये जो शुरुआती अस्थिरता थी, ये उस समय बन रहे दूसरे राज्यों में भी आम थी या राजस्थान में ही कुछ खास बात थी? ये अच्छा सवाल है। देखिए, हर राज्य के अपने हालात तो अलग थे, पर हाँ, कई नए राज्यों में शुरुआती सालों में कुछ हद तक नेतृत्व में फेरबदल देखे गए थे। पार्टियां, नेता सब अपनी जगह बना रहे थे। लेकिन राजस्थान में ये बदलाव की रफ्तार थोड़ी तेज लगती है। हाँ, शायद यहाँ की अंदरूनी राजनीतिक गुटबाजी हो या एकीकरण की अपनी कुछ जटिलताएं रही हों। और इस शुरुआती अस्थिरता का शासन प्रशासन पर क्या असर पड़ा होगा उस वक्त? जाहिर सी बात है, जब लीडरशिप बार बार बदलेगी तो नीतियों में एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी रखना मुश्किल हो जाता है। प्रशासन में भी एक अनिश्चितता सी आ जाती है। हर नए मुख्यमंत्री के साथ प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, तो जो लंबी योजनाएं होती हैं उन्हें लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इससे राज्य के विकास की शुरुआती रफ्तार पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस शुरुआती उथल-पुथल के बाद लिस्ट में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय बदलाव दिखता है। 13 नवंबर 1954 को श्री मोहनलाल सुकाड़िया मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर वो लगातार पद पर बने रहते हैं 9 जुलाई 1971 तक। हाँ, बीच में 1967 में एक छोटा सा ब्रेक आता है जब राष्ट्रपति शासन लगा था, लेकिन वो भी सिर्फ मार्च से अप्रैल, मतलब 1.5 महीने के लिए। उसे हटा दें तो ये लगभग 17 साल का अटूट कार्यकाल है। 4 विधानसभा अवधियां, ये तो कमाल की स्थिरता है, खासकर पहले 5 सालों को देखते हैं। हाँ, ये राजस्थान के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्कि निर्णायक अध्याय है। इसे अक्सर सुखाड़िया युग भी कहते हैं। करीब 17 साल तक एक ही नेता का मुख्यमंत्री रहना, ये अपने आप में असाधारण बात है। इस लंबे स्थिरता ने उस दौर में कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा था उसे तो दिखाया ही, पर इसने श्री सुखाड़िया को अपनी नीतियां, अपना विजन लागू करने का भरपूर मौका भी दिया। उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में कई बड़े काम हुए। भूमि सुधार, पंचायती राज की शुरुआत, राज्य का औद्योगिक और शैक्षिक ढांचा तैयार करना। इतने लंबे समय तक शासन करने से एक पॉलिसी कंटिन्यूटी बनी जो शायद उस शुरुआती दौर में मुमकिन ही नहीं थी। आपने 1967 के राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया। वो छोटा सा ही था, पर उस लंबे कार्यकाल के बीच में वो क्यों आया और ये राष्ट्रपति शासन होता क्या है असल में, थोड़ा हमारे सुनने वालों के लिए साफ कर देंगी? अच्छा सवाल है। देखिए, राष्ट्रपति शासन, जिसे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाते हैं, वो एक ऐसी स्थिति है जब केंद्र सरकार किसी राज्य की चुनी हुई सरकार को सस्पेंड कर देती है या बर्खास्त कर देती है और राज्य का शासन सीधे अपने हाथ में या राज्यपाल के जरिए चलाती है। ये आमतौर पर तब होता है जब केंद्र को लगे कि भाई राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही, या कोई पार्टी सरकार बनाने की हालत में नहीं है, या फिर कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है।
1967 में राजस्थान में क्या हुआ था कि चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो एक राजनीतिक अस्थिरता सी बन गई और इसीलिए छोटे अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। लेकिन जल्दी ही कांग्रेस ने बहुमत जुटा लिया और सुखाड़िया जी फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो ये उस लंबे कार्यकाल में एक छोटा सा रुकावट जैसा था। समझ गया। तो सुखाड़िया युग की ये लंबी स्थिरता खत्म हुई 1971 में। उनके जाने के बाद क्या हुआ, लिस्ट बताती है कि फिर से बदलाव का दौर आया। श्री बरकतुल्ला खान जुलाई 71 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगस्त 73 में पद पर रहते हुए ही उनका निधन हो गया। दुखद। उनके बाद आए श्री हरिदेव जोशी अक्टूबर 73 से अप्रैल 77 तक, लेकिन उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ। अप्रैल 77 में फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। इस बार ये जून 77 तक चला और इसके ठीक बाद लिस्ट में एक और बड़ा मोड़ है। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। 71 से 1980 का जो दशक है वो राजस्थान की राजनीति में फिर से एक, आप कह सकती हैं, संक्रमण और अस्थिरता का दौर था। श्री बरकतुल्ला खां का निधन वाकई दुखद था। फिर श्री हरिदेव जोशी का कार्यकाल भी 77 में राष्ट्रपति शासन से बाधित हो गया और ये वो दौर था जब देश में भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद चुनाव हुए, कांग्रेस हारी, तो उसी राष्ट्रीय लहर का असर राजस्थान में भी दिखा। 1977 में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला और श्री भैरों सिंह शेखावत राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ये एक ऐतिहासिक पल था। इसने राजस्थान में कांग्रेस का जो दशकों पुराना एक छत्र राज था उसे तोड़ा। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। लेकिन क्या श्री शेखावत अपना कार्यकाल पूरा कर पाए? लिस्ट तो कुछ और ही बता रही है। वो जून 77 में सीएम बने, लेकिन फरवरी 1980 में उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया क्योंकि राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये तीसरी बार हुआ। हाँ, ये विडंबना ही है कि राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी राष्ट्रपति शासन ने छोटा कर दिया। ये फरवरी 80 से जून 80 तक रहा। हुआ ये कि 1980 में केंद्र में सत्ता बदल गई, कांग्रेस वापस आ गई और उन्होंने कई गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें राजस्थान भी था। तो ये दिखाता है कि 70 के दशक के आखिर और 80 के शुरुआत में केंद्र राज्य संबंध भी काफी तनावपूर्ण थे और राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल एक तरह से राजनीतिक हथियार के तौर पर भी होने लगा था। इस दशक ने राज्य को राजनीतिक अस्थिरता के एक नए दौर में धकेल दिया था। और 1980 के बाद तो लिस्ट देखकर लगता है जैसे मुख्यमंत्रियों की अदला बदली और भी तेज हो गई है। कई नेता तो बार बार लौट कर आए हैं। जून 80 में राष्ट्रपति शासन हटा तो कांग्रेस के श्री जगन्नाथ पहाड़िया सीएम बने, पर जुलाई 81 तक ही फिर आए श्री शिवचरण माथुर, जुलाई 81 से फरवरी 85। उनके बाद एक नाम है श्री हीरालाल देवपुरा। इनका कार्यकाल देखकर तो मैं चौंक गया। सिर्फ 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985, मतलब मुश्किल से 15-16 दिन। इसके पीछे क्या कहानी थी? श्री हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल वाकई रिकॉर्ड में सबसे छोटा है। ये संभवतः एक बहुत ही छोटी अंतरिम व्यवस्था रही होगी। शायद पार्टी के अंदर कोई नेतृत्व परिवर्तन चल रहा था या कोई और राजनीतिक एडजस्टमेंट जिसके चलते उन्हें कुछ दिनों के लिए ये जिम्मेदारी मिली हो। लेकिन ये घटना 80 के दशक की जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसे और ज्यादा उजागर करती है। ये वो दशक था जब राजस्थान की राजनीति में ये बारी बारी की सरकार या आप कहें आयाराम गयाराम वाली प्रवृत्ति थोड़ी तेज होने लगी थी, खासकर कांग्रेस पार्टी के भीतर। हाँ, क्योंकि देवपुरा जी के फौरन बाद मार्च 85 में श्री हरिदेव जोशी फिर मुख्यमंत्री बन गए। ये उनका दूसरा कार्यकाल था जो जनवरी 88 तक चला। फिर श्री शिवचरण माथुर का दूसरा कार्यकाल आया जनवरी 88 से दिसंबर 89, और फिर कमाल है, श्री हरिदेव जोशी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ दिसंबर 89 से मार्च 90। ये तो कांग्रेस के अंदर ही अदला बदली चल रही थी। बिल्कुल, 80 का दशक काफी हद तक कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी थी और नेतृत्व का संघर्ष था उसका गवाह रहा। श्री हरिदेव जोशी और श्री शिवचरण माथुर जैसे बड़े नेता बारी बारी से सत्ता संभालते रहे। इससे सरकार की स्थिरता पर, नीतियों की निरंतरता पर सवाल तो खड़े हुए ही। ये दिखाता है कि सिर्फ विपक्ष की चुनौती ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के अंदर की खींचतान भी राजनीतिक अस्थिरता का एक बड़ा कारण बन सकती है। और इस खींचतान के बाद मार्च 1990 में श्री भैरों सिंह शेखावत फिर लौटे, इस बार भाजपा के नेता के तौर पर,
लेकिन उनकी किस्मत ने यहां भी लगता है साथ नहीं दिया। उनका ये कार्यकाल दिसंबर 1992 में फिर से राष्ट्रपति शासन लगने से रुक गया। ये चौथी बार राष्ट्रपति शासन था और इस बार तो ये लगभग 1 साल चला, दिसंबर 93 तक। ऐसा क्यों हुआ इस बार? 1992 में जो राष्ट्रपति शासन लगा, उसका संदर्भ अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना से जुड़ा था। केंद्र सरकार ने उस समय भाजपा शासित कई राज्यों में, राजस्थान भी उनमें था, कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया था। तो ये फिर से केंद्र राज्य संबंधों में तनाव और राजनीतिक आधार पर राष्ट्रपति शासन के उपयोग का एक उदाहरण था। इस चौथी बार के राष्ट्रपति शासन ने राजस्थान में चुनी हुई सरकार के कार्यकाल को फिर बाधित किया और राज्य की राजनीति में अस्थिरता को बनाए रखा। ये बार बार राष्ट्रपति शासन लगना 1967, 1977, 1980 और 1992 ये वाकई राजस्थान की राजनीति का एक अहम पहलू रहा है। इसका राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विकास पर क्या लंबा असर पड़ा होगा? देखिए, बार बार राष्ट्रपति शासन लगने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो बाधित होती ही है। ये जनता की चुनी हुई सरकार के अधिकार को कमजोर करता है, एक राजनीतिक अनिश्चितता पैदा करता है, प्रशासनिक निरंतरता टूटती है, विकास के काम प्रभावित हो सकते हैं और ये केंद्र राज्य संबंधों में एक अविश्वास भी पैदा कर सकता है। हालांकि जो इसके पक्ष में हैं, वो तर्क देते हैं कि ये असाधारण परिस्थितियों में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन राजस्थान के मामले में इसका 4 बार इस्तेमाल होना राज्य की राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर रहा है। दिसंबर 1993 में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद श्री भैरव सिंह शेखावत ने अपना कार्यकाल पूरा किया 1998 तक, और इसके बाद ऐसा लगता है कि राजस्थान की राजनीति एक नए लेकिन बहुत ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न में ढल गई है। 1998 में कांग्रेस के श्री अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2003 तक रहे। फिर 2003 में भाजपा की श्रीमती वसुंधरा राजे आईं, जो 2008 तक मुख्यमंत्री रहीं। फिर 2008 में श्री गहलोत वापस सत्ता में आ गए, 2013 तक। फिर 2013 में श्रीमती राजे का दूसरा कार्यकाल 2018 तक, और फिर 2018 में श्री गहलोत का तीसरा कार्यकाल 2023 तक। ये तो बिल्कुल एक पेंडुलम जैसा हो गया। एक चुनाव कांग्रेस, अगला चुनाव भाजपा। बारी की सरकार, या जिसे अंग्रेजी में रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स कहते हैं, वो बन गई है। हर 5 साल में सत्ता बदलना लगभग तय सा हो गया है। कांग्रेस और भाजपा राज्य की 2 प्रमुख ध्रुवीय ताकतें बन गई हैं, और मतदाता हर चुनाव में सत्ताधारी दल को हटाकर विपक्षी दल को मौका देते दिखे। श्री अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री और श्रीमती वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री इस दौर के सबसे प्रमुख चेहरे रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी महत्वपूर्ण है कि 2003 में श्रीमती वसुंधरा राजे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से एक मील का पत्थर था। इस बारी बारी के पैटर्न के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या ये सिर्फ एंटी इनकमेंसी है या कुछ और गहरे कारण हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, मिले जुले। एक तो मजबूत सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी, वो तो है ही। मतदाता सरकार के काम से संतुष्ट नहीं होते तो बदलाव के लिए वोट करते हैं। दूसरा, दोनों ही प्रमुख दलों के अंदर की गुटबाजी भी कई बार सत्ता बदलने में भूमिका निभाती है। तीसरा, ये भी हो सकता है कि मतदाता किसी एक दल को बहुत ज्यादा ताकतवर होने से रोकने के लिए एक संतुलन बनाए रखना चाहते हों, या फिर ये भी संभव है कि दोनों दलों के शासन में जनता को अपनी उम्मीदें पूरी होती ना दिखती हों, इसीलिए वो हर बार दूसरे विकल्प को आजमाते हों। कारण चाहे जो भी हो, इस पैटर्न ने राजस्थान की राजनीति को एक खास चरित्र जरूर दिया है। और सबसे ताज़ा बदलाव भी इसी पैटर्न को जारी रखता है। दिसंबर 2023 के चुनावों के बाद श्री अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल के बाद भाजपा के श्री भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बने, यानी सत्ता फिर बदल गई। हाँ, 2023 के चुनाव नतीजों ने भी इसी लंबे समय से चले आ रहे ट्रेंड को ही दोहराया। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी हारी और विपक्षी भाजपा सत्ता में वापस आई। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को इस लिस्ट के आधार पर सार में देखें तो कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। सबसे लंबा कार्यकाल श्री मोहनलाल सुखाड़िया, करीब 17 साल। जी हाँ। सबसे छोटा कार्यकाल श्री हीरालाल देवपुरा, सिर्फ 15-16 दिन। बिल्कुल। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत 1977 में जनता पार्टी से। पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे 2003 में भाजपा से। जी। राष्ट्रपति शासन राज्य ने 4 बार देखा, 1967, 1977, 1980, 1992। ये भी एक अहम बात है।
और बार बार लौटने वाले नेता व्यास जी, सुखाड़िया जी, जोशी जी, माथुर जी, शेखावत जी, गहलोत जी और राजे जी, ये सब एक से ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने। इन सभी बिंदुओं को अगर हम एक साथ रखें तो राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य की एक काफी बहुरंगी तस्वीर बनती है। ये कहानी शुरू होती है गठन के बाद की शुरुआती अस्थिरता से, फिर एक असाधारण रूप से लंबे स्थिरता के दौर में जाती है सुखाड़िया युग। उसके बाद फिर से अस्थिरता, संक्रमण और राष्ट्रपति शासन के दखल का सामना करती है और आखिर में पिछले करीब 2.5 दशकों से दो प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा के बीच सत्ता के नियमित हेरफेर के एक स्थापित पैटर्न में ढल जाती है। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे राज्य ने एक पार्टी के वर्चस्व से लेकर एक प्रतिस्पर्धी 2 दलीय प्रणाली तक का सफर तय किया है। बार बार के राष्ट्रपति शासन ने जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया, वहीं नेताओं का बार बार लौटना ये भी दिखाता है कि राज्य की राजनीति में कुछ चेहरों का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। तो ये थी राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की सूची पर आधारित हमारी ये चर्चा। हमने देखा कि ये लिस्ट सिर्फ नाम और तारीखों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के 75 सालों के राजनीतिक उतार चढ़ाव, स्थिरता की तलाश, नेतृत्व के प्रयोगों और लोकतांत्रिक विकास की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। और ये विश्लेषण हमें एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। पिछले लगभग 2.5 दशकों से राजस्थान में सरकारों की जो बारी बारी से बदलने का पैटर्न बन गया है, ये भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? क्या ये मतदाताओं की परिपक्वता है जो हर 5 साल में सरकार से हिसाब मांगते हैं, या ये राजनीतिक दलों की नाकामी है कि वो लगातार जनता का भरोसा नहीं जीत पाते? और क्या ये पैटर्न राज्य के लंबे विकास और नीतिगत स्थिरता के लिए अच्छा है या बुरा? इस पर सोचना जरूरी है। इस दिलचस्प और जानकारी भरे विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।